वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और ओपनिंग में भी मैं जिक्र कर रही थी कि सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, वरना आजकल नए अमराज जो हैं उससे हमें वास्ता पड़ता है। हमें लगता है कि बस अभी ये मसला जो है ये हमारे सामने आया है, लेकिन बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो बड़े अरसे से हमें लाहक है। हाइपरटेंशन उनमें से एक है। सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जाने वाला भी शायद मसला यही है। हम समझते हैं, जैसे मुझे एक टाइम लगा समझाने में अपनी टीम और बहुत सारे लोगों को कि टेंशन एंड हाइपरटेंशन का टेंशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो वाली टेंशन, किसी ने मुझे टेंशन दे दी है तो अब मुझे हाइपर टेंशन हो गया है। दीज आर टू एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। और आज भी हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट जो है बदकिस्मती से यही है कि आपको कोई मसला होगा, आपको कोई स्ट्रेस होगा, सिर्फ इस वजह से आप जो है इस मसले का शिकार हो रहे हैं। क्या ये सही है या नहीं है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, आज इस बारे में हम जानेंगे। और मेरे साथ मेरी गेस्ट मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले मेरे पास महरीन बिलाल है। अस्सलाम वालेकुम महरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। न्यूट्रिशनिस्ट हैं और आज इस हवाले से हमें गाइड करेंगी कि क्या खाना चाहिए, क्या खाने से हम हाइपरटेंशन से बच सकते हैं और क्या खा के हाइपरटेंशन का शिकार हो सकते हैं। आपके साथ हैं डॉक्टर रूबिया उस्मान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? थैंक यू कंसल्टेंट फिजिशियन है, इंटरनल मेडिसिन प्रैक्टिस करती हैं मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, और इसी हॉस्पिटल से ही डॉक्टर ताहिरा सादिक मेरे साथ हैं, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। एंड आई एम सो हैप्पी कि आज पूरा पैनल जो है खवातीन का कोई मर्द जो है वो इसमें उस तरह से मौजूद नहीं। दैट्स ग्रेट कि खवातीन जो है वो हर डिपार्टमेंट, हर शोबे में सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो यहाँ से अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ये बात करना चाहूँगी आपसे डॉक्टर रूबिया कि ये टेंशन एंड हाइपर टेंशन जो मैं बात कर रही थी, आज तक इस मामले में कन्फ्यूजन क्यों पाई जाती है? तो आप गलत नहीं है। बेसिकली स्ट्रेस टेंशन का एक फॉर्म है और स्ट्रेस लीड्स टू लॉट्स ऑफ हेल्थ इश्यूज, जिनमें से एक हाइपरटेंशन भी है। हाई ब्लड प्रेशर, जैसे लोग कहते हैं ना मेरा पारा हाई हो रहा है, मेरा पारा हाई हो रहा है, तो गुस्से से, स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से जो लोग पैनिक करते हैं उनका भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। जिन लोगों को टेंडेंसी होती है ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा परेशानी लाहक होती है, एग्जाम्स के सीजन में बच्चे अक्सर कहते हैं कि बस मेरा पारा हाई हो रहा है, आई एम गेटिंग स्ट्रेस्ड आउट। सो रिलेशनशिप है बहुत पुरानी और है बहुत रियल, लेकिन एक्सक्लूसिव भी है इन अ वे, बिकॉज इट डजंट मीन कि जस्ट बिकॉज यू आर स्ट्रेस्ड आउट यू मस्ट गो टुवर्ड्स हाई ब्लड प्रेशर। आप काफ़ी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, काफ़ी चेंजेस ला सकते हैं जिसमें ऐसा ना हो कि हाई ब्लड प्रेशर ना हो, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी स्ट्रेस्ड आउट पर्सनालिटी और लाइफस्टाइल है। लेकिन क्या ये जो टेंशन एंड स्ट्रेस की वजह से वक्ती तौर पे आपका फ्लक्चुएट कर गया, ये हाइपरटेंशन के ज़ुमरे में आएगा? हम इसे लेबल कर सकते हैं एज डिजीज़ की हाइपरटेंसिव है ये पेशेंट? अच्छा, ऐसा है फ़र्क है, हाइपरटेंशन इटसेल्फ एक बीमारी है और वाकई ये जो मिसकंसेप्शन है इसको हमें दूर करने की ज़रूरत है। तो यू नीड टू बी अवेयर कि आपका ब्लड प्रेशर क्या है। वो जो वक्ती ब्लड प्रेशर रेज होता है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर टेंडेंसी है हाई ब्लड प्रेशर की। सो यू नीड टू चेक योर सेल्फ, अपने ब्लड प्रेशर को मेजर करते रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हमें बता दीजिए कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होगा और कौन सा ब्लड प्रेशर, मतलब सिस्टोलिक क्या है, डायसिस्टोलिक क्या है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, ऊपर वाला क्या होता है, नीचे वाला क्या होता है? अच्छा, हमारी पब्लिक आमतौर पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहती है, जो कि 120/80, यानी 120 ऊपर वाला नॉर्मल कैटेगरी में आता है और नीचे वाला डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 तक होना चाहिए। तो मुख्तलिफ एज ग्रुप के लिहाज से हम इसमें थोड़ी सी ढील दे सकते हैं। जैसे अगर अबव 60 लोगों की बात करूँ तो में 130/80 भी ब्लड प्रेशर को हम सही समझेंगे। अगर 70 से 75 साल की उम्र है या उससे ज़्यादा है तो कभी 140/90 को भी हम उस एज के हिसाब से नॉर्मल ब्लड प्रेशर तस्वर करते हैं। तो अपनी उम्र के हिसाब से आपको ब्लड प्रेशर का पता होना चाहिए कि मेरा ब्लड प्रेशर क्या है, नॉर्मल की रेंज में आ रहा है या नहीं। तो नॉर्मल कैटेगरी 120/80 हम यंग लोगों के लिए, और उससे ऊपर के लिए 130/80। और फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन हम कहते हैं जब अगर किसी का ब्लड प्रेशर 140 से लेकर 160 तक रह रहा है तो इसका मतलब है उनको स्टेज 1 हाइपरटेंशन हो चुकी है। और ये अब हम बात कर रहे हैं 60 साल से नीचे के लोगों जी, नीचे के लोगों के लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट आई जस्ट पॉइंट वन टाइनी थिंग आउट। अगर आप एथलेटिक हैं, अगर आप फीमेल हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपकी नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज भी चेंज हो जाती है। तो आई डोंट वांट कि आपके प्रोग्राम को कोई देख रहा हो तो एकदम पैनिक कर जाए, मेरा ब्लड प्रेशर तो 90/60 रहता है, तो मैं क्या, एम आई डाइंग, इज समथिंग रॉन्ग विद मी? तो वो इस पे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आपका नॉर्मल शायद कुछ थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल सही है कि जनरली हमारा रूल 120/80 ही है। राइट। अच्छा, ये जो इतनी सारी वेरिएशंस अब आपने पॉइंट आउट किया, एक तो हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की तो बात कर ही रहे हैं,
लो ब्लड प्रेशर भी एक बहुत बड़ी मुसीबत और प्रॉब्लम है, और जिन लोगों को होता है ओनली दे अंडरस्टैंड कि ये कितना जो है प्रॉब्लमेटिक होता है. और अक्सर खाना इज द ब्लेम, इजंट इट? कमजोरी, खाना और थकावट महसूस हो रही है, लेथर्जी महसूस हो रही है. आई थिंक दोनों फ्लक्चुएशंस आर डेंजरस. तायरा वुड एग्री विद मी, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर से आपकी जो है बॉडी को ग़िज़ा नहीं मिल रही है. आपका जो स्टूडेंट्स में बहुत कॉमन है, स्टूडेंट्स में बहुत कॉमन है, जो ब्रेकफास्ट अक्सर स्किप करेंगे या वैसे भी जो थोड़ा सा एहतियात नहीं करेंगे खाने पीने के बारे में. यंग गर्ल्स विल बी ऑन अ वेरी फैट डाइट, और वो बड़ी कोशिश कर रही होंगी वजन कम करने की, लेकिन एज अ रिजल्ट ब्लड प्रेशर इतना लो हो जाएगा कि चक्कर आएंगे. मगर कुछ फैमिली टेंडेंसीज भी होती हैं. क्या फैमिलीज में भी रन करता है हाइपरटेंशन एंड लो ब्लड प्रेशर? बिल्कुल, इसका जीन्स के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है. रूबिया और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनका ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे रहता है. बेसिकली वो उनके लिए नॉर्मल है, लेकिन हाँ अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी किसी कैफियत तारी हो रही है, तो वो ब्लड प्रेशर आपके लिए लो है. अब चाहे वो उसकी रेंज कुछ भी है, लेकिन आपको सिम्टम्स हो रहे हैं तो इसका मतलब है ब्लड प्रेशर लो है. यू नीड टू हाइड्रेट योर सेल्फ. तो लो ब्लड प्रेशर को एज सच हम बीमारी में इसलिए काउंट नहीं करते कि वो जब तक एक ख़तरनाक हद तक ना चला जाए तब हम उसे कहते हैं कि हाँ ये दिस पर्सन इज सिक. अदरवाइज यू कैन हाइड्रेट योर सेल्फ एंड इम्प्रूव योर ब्लड प्रेशर. बिल्कुल सही. मैं मेरीन से बात करना चाह रही हूँ, लेकिन मेरीन मेरा ख्याल है जब तक हम ये पॉइंट आउट ना कर लें कि व्हाट कॉजेज हाई ब्लड प्रेशर, तो हम उसके ट्रीटमेंट या उसके बारे में बात करना, प्रिवेंटिव केयर. जी, तो आप बताइए आपके ख्याल में जो आपकी ऑब्जर्वेशन है डाइटरी हैबिट्स में, जब आप देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो हाइपरटेंसिव लोगों में आपको कॉमन नज़र आती हैं? फरा आजकल के हिसाब से अगर हम देखें ना तो हमारे लाइफस्टाइल एरर्स जो है ना जो बहुत कॉमन है, और हमने सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों को अंडर एस्टिमेट किया हुआ है वो ही बेसिकली जो है आपको ब्लड प्रेशर की तरफ लेके भी जाते हैं. और वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, बहुत से ऐसे लोग भी उन चीज़ों की केयर नहीं करते. वो मेडिसिन का यूज़ कर रहे होते हैं, डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं, लेकिन उनको जो डाइटरी केयर बताई जा रही होती है कि आपने ये खाना है, आपने ये नहीं खाना, अपने वेट का ख्याल रखें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी का ख्याल रखें, अपनी रेगुलर वॉक रखें, वो इन चीज़ों की केयर नहीं कर रहे होते और गोलियों पे गोलियां खा रहे होते हैं. बहुत से लोग तो चेक एंड बैलेंस भी नहीं करते, अपना बीपी भी डेली बेस पे वो मॉनिटर नहीं कर रहे होते. अगर बढ़ रहा है तो भी उन्हें नहीं पता होता, कम हो रहा है तो एक आध खुद से मेडिसिन को छोड़ दी. मैं समझती हूँ कि जो मेजर जो प्रॉब्लम्स है, आपका जो वेट है, वेट बढ़ रहा है, आप रगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप स्ट्रेस ले रहे हैं, आप ओवर स्मोकिंग कर रहे हैं, आप सेडेंट्री लाइफ साइकिल से है, आपकी डाइट में फाइबर की कमी है, वाटर इनटेक की कमी है, यू आर नॉट एक्टिव इनफ, आप कैलोरीज को बर्न नहीं करें, आप स्ट्रेस पे हैं, आप काम का सोच रहे हैं, वक्त की कमी है. ये तमाम चीज़ें आपको ना सिर्फ, और प्लस अगर आपकी फैमिली टेंडेंसी भी है एंड यू आर 30+, तो आपको अभी से केयर करना स्टार्ट कर देनी चाहिए. कोई भी नहीं बचने वाला. अब तो कोई नहीं बचने वाला. इसमें तो कोई नहीं बचने वाला. इसमें प्रिवेंशन आपको 30+ से ही चेक एंड बैलेंस स्टार्ट कर लेने चाहिए. डू चेक योर वेट कि आपका वेट कितना है, आपके खाने पीने की रूटीन क्या है, ताकि ब्लड प्रेशर की तरफ आप जाए ही ना. और अगर आपको डायग्नोज हो गया है कि हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो वहाँ फिर आपने केयर स्टार्ट कर देनी है. वो इंशाल्लाह साथ में अभी नेक्स्ट बताऊंगी कि क्या आप अवॉइड रखें. बट आई थिंक अगर वो कहते हैं कि इलाज से बेहतर एहतियात, तो अगर हम एहतियात पहले से शुरू कर दें, जब आपकी जैसी एज आपकी 30-35 हुई है, तो मेरा ख्याल है आप बहुत से लोग आगे जाके ब्लड प्रेशर की बीमारी से बच सकते हैं. अच्छा, मैं तो ये समझती हूँ कि हमें चाइल्डहुड से ही, ये जो बचपन की आदतें हैं, एब्सोल्युटली मेरीन, ये बहुत, यानी आई एम श्योर हम सब उस एज ग्रुप में हैं जिन्होंने बचपन बड़ा खेलते कूदते हुए गुजारा है, मतलब फिजिकली एक्टिव. एग्जैक्टली. आपका जो फैमिली पैटर्न है वो बड़ा डिपेंड करता है. आप किसी से पूछें आपके घर में पर मंथ ऑयल कितना यूज होता है, अगर वो आपसे कह रहे हैं 5 लीटर 10 लीटर, तो आप अपने नंबर ऑफ पर्सन लगा लें कि आपकी फैमिली के कितने बंदे हैं, और वो 10 लीटर अगर आपके घर के 4 बंदे यूज कर रहे हैं, तो आप हिसाब लगा लें कि 2.5 लीटर एक बंदा खा रहा है पर मंथ में. तो सिर्फ आप अपनी मंथली ग्रोसरी से आइडिया कर सकते हैं कि आपकी ऑयल इंटेक कितनी है, आपकी सॉल्ट इंटेक कितनी हो रही है, आपके बच्चे, आप मियाँ बीवी जिम जा रहे हैं नहीं, वॉक पे जा रहे हैं नहीं, आप कितने एक्टिव हैं, सैलड्स कितना यूज़ कर रहे हैं, फ्रूट्स कितना यूज़ कर रहे हैं. इन तमाम चीज़ों को जब हम डाइट में रिकॉल करेंगे तो बहुत सारे हमें एरर्स हर फैमिली को, हर औरत को अपने ही किचन में नजर आ जाएंगे. अच्छा, अब मुझे बताइए कोरिलेशन की, जब हम बात कर रहे हैं ऑयल इंटेक, नमक का इस्तेमाल, ये तो हमेशा से था, और देसी घी भी लोग बड़ा इस्तेमाल करते थे, और हेल्दी भी रहते थे, इतने मसले भी नहीं सुनाई देते थे. तो अब क्या हो गया ऐसा? आई थिंक आपकी बात बिल्कुल सही है. आई थिंक दे मूव मोर.
एक्सरसाइज ज़्यादा होती थी. अब वी हैव गैजेट्स, वी हैव टीवी, वी हैव रियली कंफर्टेबल लाइफस्टाइल. हर एक के पास बिजली है, हर एक ने जो है किसी भी टाइम उठ के फ्रिज खोल के खाना खा सकता है. पहले ये होता था कि अक्सर जो ओल्ड एजेस में तो बहुत ज़्यादा था कि सिर्फ सनराइज और सनसेट के दरमियान लोग खाना खाते थे और एक्टिविटी करते थे. अब तो आप रात के 12 बजे सारी रात जाग ले बेशक, nobody will stop you because that's become a norm. So lifestyle and habits बहुत ज़्यादा फ्लिप साइड पे चेंज हो गई हैं. जो 3 मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं: सॉल्ट, स्मोकिंग, स्ट्रेस. 3 S's. ये 3 S's मैं हर पेशेंट को बताती हूँ. आप सब भूल जाएं, बस ये 3 S याद रखें. ऑयल जितना मर्जी खा लें. नहीं, यू कांट डू एनीथिंग जितना मर्जी एनी मोर सैडली इन लाइफ. हम जब से अडल्टहुड में आए हैं, एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये हो गई है कि बहुत धक्के लग गए हैं. हर चीज़ जो है बंद हो गई है हमारी डाइट में, हमारे लाइफस्टाइल में. तो बहुत मॉडरेशन इज़ द की. बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ ना खाएं. सॉल्ट भी मॉडरेशन में लें, शुगर भी मॉडरेशन में लें फॉर दैट मैटर. तो वो मॉडरेशन से ये होता है कि अगर आपके पोर्शंस छोटे होते हैं, ऑब्वियसली मनी विल टेल बेटर, सो यू विल नेचुरली हैव अ हेल्थियर लाइफस्टाइल. लेकिन आई थिंक जो आपने एक बड़ी अच्छी बात पॉइंट आउट की कि what you do at home reflects. तो अगर आप एक्सरसाइज करें, आपके बच्चे भी करेंगे, वो न्यू नॉर्म बन जाएगा. अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है और इस बेसिकली काउच बाउंड कि आप सोफे पे बैठे टीवी देख रहे हो, सोफे पे खाना आ रहा है, सोफे पे सारा दिन गुजर रहा है, सो देन ऑब्वियसली द किड्स विल थिंक दैट्स नॉर्मल. तो फिर वो वही करेंगे अपनी आगे जिंदगी में. ठीक है. डॉक्टर तायरा इज कार्डियोलॉजिस्ट. क्या ताल्लुक है अब हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर जो कहा जाता है, तो ये साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है और फिर ये कैसे हमें मार देता है एकदम अचानक से? अच्छा, साइलेंट किलर का मतलब ये है, इसको क्यों कहा गया, क्योंकि बहुत से लोग अब आई एम श्योर किसी वक्त आप जाके उनका ब्लड प्रेशर चेक करें तो उनका हाई होगा, लेकिन दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट. इसलिए खामोशी से ये अपना काम करता जाता है. और इसका जो हाई ब्लड प्रेशर का असर है ना, वो ना सिर्फ दिल पे बल्कि गुर्दों पे, जिस्म के तमाम शरियानों पे इसका असर पड़ता है. तो वक्त के साथ साथ ये अपना काम करता जाता है, आपके गुर्दे फेल होने की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं. पता तब चलता है जब पेशेंट का या हार्ट अटैक हो चुका होता है या उसका गुर्दा फेल होने की तरफ जा रहा होता है, तब मरीज अस्पताल पहुंचते हैं. इस वजह से इसको साइलेंट किलर कहा जाता है. तो 17th में कोई डे सेलिब्रेशन का मकसद ये कि हम सबको ये आगाही दें कि आपको अपना ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए. तो कितनी दफ़ा दिन में मेजर करें अपना ब्लड प्रेशर? आप एटलीस्ट हफ्ते में, महीने में एक बार तो लें ताकि आपको पता हो. जैसे आप 30 इयर्स की एज में आए हैं या आपकी फैमिली टेंडेंसी है तो आपको ज़रूर अपना ब्लड प्रेशर सिर्फ मैयर कर लें. तो आज का जो है ना, इस दफ़ा का थीम भी हमारा ये है कि ज़रूर इसको मैयर करें ब्लड प्रेशर को. आपको पता होना चाहिए कि आपका ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे नॉर्मल है, हाई है. डिपेंडेबल आर ये जो ऑटोमेटिक डिवाइसेस हैं, क्योंकि हर बंदा जो है वो तो ट्रेन नहीं होता कि वो आपकी मतलब ब्लड प्रेशर जो इंस्ट्रूमेंट है उससे वो कर सके. तो क्या ये फैक्टर दे आर रिलायबल? आप बस उसके सेल्स नए हो, वो ठीक हो, और आप 2-3 लोगों का चेक करके एक दफ़ा मेक श्योर कर लें, कैलिब्रेट कर लें कि आपकी मशीन ठीक है. तो ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जी उसके ऊपर ठीक नहीं होता. उसके ऊपर ठीक होता है, हाँ. अलबत्ता जो हमारा ऑफिसेज में हम मैयर करते हैं मर्क्यूरियल, वो ज़्यादा अच्छा समझा जाता है क्योंकि 10 मिलीमीटर का फ़र्क होता है. ठीक है, बट इट डजंट मीन कि वो आपको मैयर सही नहीं बताएगा. आप उसको लें, फिर आप अपने जब फिजिशियन के पास जाएं तो आप अपना एक रिकॉर्ड उनको शो कर दें. सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. और आप अपनी होम मशीन भी ला सकते हैं. सो एज अ जीपी आई विल एडवाइस दिस कि मैं ये कहती हूँ जिनको स्ट्रेस होता है कि जी हमारी मशीन ठीक नहीं चल रही, तो आप अपनी मशीन साथ ले आएं. विल डू इट एट द सेम टाइम एंड आप रीअश्योर हो जाएंगे वो सही चल रही है, आपको पता चल जाएगा. अच्छा, एक जो बहुत बड़ा इशू है ना, बिकॉज मेरे माशाल्लाह पेरेंट्स, और उसमें से मेरे वालिद हु इज़ वेरी स्टबर्न एंड इज़ नॉट रेडी टू टेक पिल्स. सो आप लोग जो एक रेकमेंड कर देते हैं कि हाइपरटेंशन के लिए एक गोली जो है वो रोज़ाना आपने लेनी है. सो वो बहुत कमाल रखते हैं कि वो स्किप कर दें उसको. सो वन डे मैंने इसी तरह से फाइंड आउट किया कि मैंने देखा बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं, एवं गुस्सा आई जा रहा है उन्हें, एंड ही इज़ जस्ट नॉट हैप्पी यार. तो मैंने कहा मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक करती हूँ, और मैंने चेक किया तो इट वाज 160/90. लेकिन आप कह रही हैं कि वो नॉर्मल है, सो आई शुड इग्नोर इट. नहीं, देखिए यू फेल्ट अ डिफरेंस इन हिम ना, सो इट वाज हाई फॉर हिम. ओके, राइट. सो इसका मतलब है ये जो रिफ्लेक्ट करे कोई बंदा, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, बाज़ लोग कहते हैं कनपटियां लग रही हैं. सो ये सिम्टम्स जो हैं, इसका मतलब ये है कि भले आपका ब्लड प्रेशर वहाँ पे 140/90 शो हो रहा है, बट आपकी बॉडी के लिए maybe it's higher for you. एवरेज चेक कर लेना. सो द इजीएस्ट वे इज कि आप 7 दिनों में नॉर्मल अवेक आवर्स में
2 दफ़ा ब्लड प्रेशर अपना चेक करें. जब आपके दिमाग में कीड़ा आ गया कि आई थिंक मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, तो एक एवरेज होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग एक कहलाती है. बहुत आसान है, एवरीबडी कैन डू इट. तो अगर आपके पास मशीन नहीं, किसी से उधार मांग लें. मैं तो ये भी नहीं कहती मरीजों को कि खरीदें. डोंट वेस्ट मनी, जस्ट बोरो इट ऑफ. किसी के पास होगी ज़रूर, तो आप उधार मांगें और अपना ब्लड प्रेशर मॉर्निंग इवनिंग नॉर्मल अवेक आवर्स में 7 दिन चेक कर लें. ठीक है. तो वो आपको एक एवरेज भी दे देगा और वो डॉक्टर को बड़ा अच्छा क्लियर आइडिया दे देता है, मरीज को भी. लेकिन मरीज डिनाइल में होता है, तो बहुत डिनाइल में होता है. अब denial ऐसे में पेशेंट्स होते के लिए, जो अभी मैंने जी. आपको रिपोर्ट किया एक इंसिडेंट, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए क्या रिकमेंड करेंगी आप कि जो पिल्स भी नहीं लेना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि क्या जरूरत है रोजाना लेने की, जब हाई ब्लड प्रेशर होगा तब हम ले लेंगे गोली. अच्छा फरा, एक बहुत अच्छी इसके लिए चीज़ है जो ऐसे हमारे जो स्टबन पेशेंट होते हैं जिन्हें मनाना मुश्किल होता है, आई एडवाइस कि उनको एक 24 आवर्स हम एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटर एडवाइस करते हैं, जो उनको हम लगा के घर भेज देते हैं. और वो अगली दफ़ा जब हमारे पास आते हैं 24 आवर्स के बाद, तो पूरा डाटा उसमें आ जाता है कि जब ये सो रहे थे तो ब्लड प्रेशर कितना था, ये चल रहे थे तो कितना था, गुस्सा कर रहे थे तो ब्लड प्रेशर क्या था. जब वो अपना चार्ट खुद रिव्यू करते हैं ना, देन दे कम टू नो कि जी हो सकता है कोई एक आर ऐसा था जब 200 क्रॉस कर गया ब्लड प्रेशर. सो अब फिर हम उन्हें बताते हैं कि ये वो पॉइंट है जब आपको ब्रेन हैमरेज हो सकता था. सो ये काउंसलिंग की भी एक टेक्निक है. और टू एक्यूरेटली नो योर ब्लड प्रेशर, दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन वी हैव फॉर दिस पेशेंट्स. बिल्कुल सही. और डॉक्टर के पास फॉलो अप विजिट पे भी ज़रूर जाना चाहिए. जब भी आपको डॉक्टर बताए कि आफ्टर मंथ और 2 मंथ आपने फॉलो अप विजिट पे आना है, तो आपने आना है. अक्सर लोग होता है वो एक मेडिसिन जो डोज उनको बताई जा रही होती है, वो 6-6 महीना उसी को यूज़ कर रहे होते हैं, वो फॉलो अप विजिट पे नहीं जाते. तो फॉलो अप विजिट पे जाना डॉक्टर से ज़रूरी है, ताकि डोज बढ़ानी है, कम करनी है, आपका जो चार्ट है बीपी का वो उसको मॉनिटर कर सके. एग्जैक्टली. हम एक जोड़ा नया ले लेंगे. डॉक्टर की फीस और कंसल्टेंसी जो है वो हमें लगता है कि यार इसके बगैर गुजारा हो सकता है, वो पड़ी हुई है हमारे पास. पर एक और बहुत फनी पॉइंट जो हमारे कार्डियोलॉजी फ्रेंड अक्सर कहते हैं, तो एकोकार्डियोग्राम की कॉस्ट फॉर एग्जांपल 8,000 है. और हम फेशियल करते हैं हाइड्रा फेशियल 10 से 12,000 का. और रुपये के पास ज्यादा लोग जाएंगे एस्थेटिक्स के लिए, वो उस पे खर्च कर देंगे. और जो एको कराएंगे उस पे कहेंगे इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है डॉक्टर साहब, इतना महंगा. एंड देन यू डोंट रियलाइज कि दैट्स सेविंग योर लाइफ. ये दिल फेशियल कराने धड़केगा. से खुशी मिलती है ना, टेंशन कम हो जाती है. वो भी थेराप्यूटिक तो है. मे बी. लेकिन लेट्स कंटिन्यू. हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं. फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो